आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि आपका सीपीओ का स्ट्रेटजी क्या होगा। साथ में यहाँ पर एक-एक चीज़ की सीपीओ का पेपर होता क्या है, कौन-कौन से इनके अंदर पोस्ट होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनका पोस्टिंग कितना होता है, उसको क्वालिफाई करने के लिए कौन-कौन से एग्ज़ाम हमें देने होते हैं, फिजिकल में हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल हमारा किन चीज़ों का होता है, कौन सा बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एक-एक बात हम डिटेल में पूरा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। फॉर्म भरने से लेके, पोस्ट से लेकर मेरे भाई वैकेंसी से लेके सारी बातें एक-एक पॉइंट हमने दिया है कि आपका फॉर्म भरने का जो एज है वो कहाँ-कहाँ हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। काफ़ी मेहनत की मैंने, कल रात से लेकर आज तक पूरी रात मैं सोया नहीं और ये सभी इन्फॉर्मेशंस को मैं कलेक्ट करता रहा। ठीक है? पेपर के ड्यूरेशन से लेके हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताया और लास्ट वाला तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका आप लोगों को रहता है। देखो, कट ऑफ भी है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है कि भैया पैसा कितना मिलेगा? फ़ायदे क्या-क्या होंगे? ठीक है? दिल्ली पुलिस में लगे तो रुतबा कितना होगा और बाकी सभी चीज़ें, तो एक-एक पॉइंट हमने यहाँ पर जो है वो मेंशन किया हुआ है, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है? चलिए आ जाइए। चलिए एक-एक करके मेरे भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीपीओ के बारे में जानते हैं। तो सीपीओ जो होता है वो क्या होता है कि जितने भी दरोगा भर्ती हैं उन सबको कंबाइन करता है अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के। ठीक है? एग्ज़ाम की जो संभावना है इसकी, देखिए इसके टोटल 4 चरण होते हैं, वो भी हम बताएँगे। ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दरोगा भर्ती है। अब दरोगा भर्ती है, यहाँ पर तो दरोगा मतलब आप सब इंस्पेक्टर कह सकते हैं। तो ये किन-किन डिपार्टमेंट्स में होता है और इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले देखो, एक दिल्ली पुलिस एसआई वो अलग है। जैसे आप बिहार एसआई देखते हैं, हरियाणा एसआई देखते हैं, पंजाब एसआई देखते हैं। तो दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की बहाली है वो सीपीओ के माध्यम से ही होती है। ठीक है? तो एक दिल्ली पुलिस हमारा अलग हो गया और एक सीएपीएफ हमारा अलग हो गया। और ये सीएपीएफ में मेरे भाई इन सभी के जो एसआई हैं वो भी आपके सीपीओ से सेलेक्ट होते हैं। जैसे बीएसएफ हो गया आपका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है? उसी तरीके से बीएसएफ कहाँ लगता है, तो बांग्लादेश और आपके ये जो नेपाल पाकिस्तान, इनके बॉर्डर पे हो गए, इनकी सिक्योरिटी लगाई जाती है। सीआईएसएफ का जो काम हो गया वो क्या हो गया, तो जितने भी आप दिल्ली मेट्रो में देख रहे हैं या एयरपोर्ट आप देखते हैं, तो वहाँ पर जो चेकिंग में जिनकी ड्यूटी लग रही होती है तो वो सीआईएफ की लग रही होती है। ठीक है? आईटीबीपी क्या हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यहाँ पे। ठीक है? तो ये सारे के सारे का जो होता है, ये मतलब आप ये कह सकते हो कि इनकी बाहर भी पोस्टिंग होती है। ठीक है? दिल्ली में, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही मिले। एक ही इसमें नौकरी ऐसी है जिसकी लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली में रहती है और वो है दिल्ली पुलिस एसआई। 25 किलोमीटर के अंदर की दूरी आपकी रहेगी, यहाँ पर ड्यूटी इसकी रहेगी। ऐसा नहीं कभी आपको जो है यूपी भेज देगा, कभी बिहार भेज देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इनकी पोस्टिंग बदलते रहती है टाइम टू टाइम पे। कभी आप यहाँ पर अगर यूपी में हैं तो कभी आप किसी और स्टेट में होंगे, तो कभी आप किसी और स्टेट में होंगे। ठीक है? अप्लाई कौन कर सकता है? क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? क्या एक 12th में बच्चा बैठा वो अप्लाई कर सकता है? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। इसको वही अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो। अगर जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे सीएचएसएल 12वीं के लेवल पे दे सकते हैं, सीजीएल ग्रेजुएशन के लेवल पे आप दे सकते हैं। उसी तरीके से सीपीओ जो है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस पेपर को दे पाएँगे। ठीक है? और इसके लिए आपका जो ऐज भी है वो भी फिक्स किया गया है। आपका ऐज 20 से 25 साल होना चाहिए। हर एक छोटी से छोटी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते चलेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। ठीक है? जैसे अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहिए, तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के लिए मेरे भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। बाद में कई लोगों के पास ये नहीं होता है, जुगाड़ करके अप्लाई कर रहे होते हैं और एक आधा बच्चों का अप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके चलते उनको ये नौकरी हाथ से निकल जाती है। तो सिर्फ दिल्ली पुलिस वाले पेपर के लिए आपके पास क्या बोला गया है कि एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है? समझ में आ गया बात यहाँ पे, मतलब ट्रक व्रक का नहीं चाहिए भैया, नॉर्मल मोटरसाइकिल और कार का चाहिए, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। ठीक है? और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, बाकी किसी और के लिए नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये पेपर का जो एग्जामिनेशन होता है, तो उसके बाद अब आ जाइए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे चलते हैं कि कितने चरण में आपका पेपर होता है और जो भी पेपर होता है मेरे भाई, ठीक है, वो कितने नंबर का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उनकी कट ऑफ क्या होती है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं पेपर वन के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिलिम्स। तो आपका पेपर वन होता है मेरे भाई टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो बच्चा पेपर वन को क्वालिफाई कर लेता है, जो उसका कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, तो उसके बाद उन लोगों का होता है मेरे भाई फिजिकल, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है? या फिर हम उसे पीएसटी भी कहते हैं। अब जो बच्चा फिजिकल मेरे भाई निकाल लेता है तो उसके बाद आ जाता है आपका पेपर टू मेंस। यहीं पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मैं आपको बताता हूँ ये सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सीपीओ का मेंस आता है तभी सीजीएल का भी रहता, सीपीओ का फिजिकल आता है तभी आपका सीजीएल का जो है वो मेंस आ रहा होता है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहे होते हैं, या तो आप इसकी तैयारी कर लो या फिर आप अपनी सीजीएल की तैयारी कर लो। तो आधा क्राउड यहाँ से सीजीएल की तरफ कट जाता है। ठीक है? और कुछ क्राउड जो रहता है वो यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगती है, घुटना तोड़ने के बराबर होता है। दिन रात आप भाग रहे हैं, 1600 मीटर इसकी तैयारी कर रहे हैं, थकान से आप लबालब हैं, भरे हुए हैं यहाँ पे। तो आप किसी एक एग्जाम को ही टारगेट कर पाते हैं, या तो इसको कर पाते हैं, नहीं तो आप सीजीएल को कर पाते हैं। तो जिन लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एमई या बाकी चीज़ें जाना होता है, तो फिर इस पार्ट को छोड़ के वो आपको मूव कर जाते हैं सीजीएल में। और इसमें सिर्फ वही बच्चा क्वालिफाई कर पाता है जो पढ़ने में थोड़ा बहुत नॉर्मल है, एवरेज है, बढ़िया है, लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटी बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। ठीक? अब फिजिकल के बाद मेरे भाई आ जाता है नेक्स्ट आपका पेपर टू मेंस। ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। और
उसके बाद आपका मेरिट बनता है, मेरिट आपका बनता है पेपर 1 पे और पेपर 2 पे, ठीक है। आपका मेडिकल के नाम पर कोई मेरिट नहीं बनता, आपका फिजिकल का कोई मेरिट नहीं बनता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, इनको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और इन दोनों के आधार पर मेरिट बनता है और उसके बाद आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे भाई पोस्टिंग होती है। इस वाले पॉइंट में ज़्यादा फायदा उन बच्चों को मिल पाता है जिन्होंने थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर रखी है और फिजिकली फिट है, इसलिए सीपीओ को एक गेम चेंजर भी माना जाता है, एक हिडन है मतलब। जैसे सिलेक्शन पोस्ट आपका हो गया, सीपीओ हो गया, इनमें क्या होता है कि थोड़ा कंपटीशन कम है लेकिन सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है, लड़कियों के लिए भी ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। पेपर 1 की बात करते हैं, तो पेपर 1 में मेरे भाई जिस तरीके से आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी वही 4 सब्जेक्ट होता है। पहला हो गया आपका रीजनिंग, दूसरा हो गया आपका जीएस, तीसरा हो गया आपका मैथ्स, चौथा हो गया आपका इंग्लिश मेरे भाई। इनमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो डबल होता है, जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में 25-25-25 सवाल पूछे जाते हैं, इसमें आपका 50-50-50-50 सवाल पूछा जाता है। हर सवाल जो होता है वो एक एक नंबर का होता है और आपको टोटल जो है 200 सवाल हो गए, 200 नंबर का पेपर हो गया और ड्यूरेशन भी आपका 2 घंटे का होता है। ये पेपर आपका ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे और ये ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आपको उनको टिक करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, चलिए प्री हो गया मेरे भैया, कोई बच्चा क्वालिफाई कर लिया प्री के बाद, तो उसके बाद पेपर 2 कैसे होगा उसका में। पेपर 2 में सीजीएल में क्या होता है कि अब चारों सब्जेक्ट आपका पूछा जा रहा है, लगभग सीएचएसएल में भी आपका चारों सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा कैओस था लेकर मेंस को लेकर कि शायद इस बार सीपीओ का पैटर्न बदलेगा, क्योंकि सीजीएल बदल चुका, सीएचएसएल बदल चुका, लेकिन 2023 में सीपीओ के पैटर्न में अभी बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह ही है। इसमें इंग्लिश आपका पूछा जाता है कितना, तो 200 सवाल होते हैं और कितने नंबर के होते हैं मेरे भाई, तो 200 नंबर का होता है। और टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है, तो 2 घंटे मिलते हैं। यानी मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश आता है, मेल का अलग फिजिकल होता है, फीमेल का अलग फिजिकल होता है। अगर हम बात करते हैं तो मेल्स के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी रहती है कि उनका जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे नीचे हाइट जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ कैंडिडेट है जैसे यहाँ पर गढ़वाल हो गए, जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जैसे गढ़वाल हो गए आपको जो। उसके बाद मेल में यहाँ पर ये रहता है कि जैसे अभी हमारा चेस्ट है तो ये हमारा कितना होना चाहिए, तो 80 होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं भी एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और मैं भी अपने फिजिकल में गया था तो यही हाइट की रिक्वायरमेंट भी थी और चेस्ट का भी रिक्वायरमेंट यही था कि जैसे मेरा चेस्ट 85 या समथिंग करके था, पता नहीं, ठीक है। तो अनएक्सपेंडेड होता है और एक एक्सपेंडेड होता है। अनएक्सपेंडेड का मतलब जैसे अभी मैं नॉर्मल फॉर्म में हूँ, और एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है कि जब आपने सांस लिया और इसको पूरा एकदम फुलाया उस तरीके से करके, तो वो उसका एक अलग मेजरमेंट होता है, ठीक है। जब आप वहां जाओगे तो वो आपको बता देंगे, तो टी कहा था, तो ये पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पहले तो आपका ये चेक किया जाएगा, अगर आप इसी में बाहर हो गए तो बोलेंगे भैया राम राम तुम जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगली मुलाकात में करेंगे, थोड़ा चेस्ट वेस्ट बना के आना तो मिलेंगे तुमसे। अब जब यहाँ पर ये पास हो गए तो उसके बाद तो अब आपकी क्या करवाई जाती है, पीईटी करवाई जाती है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पर भैया आपको अपनी क्षमता दिखानी है। जैसे ये मेल लोगों के लिए क्या है, तो पहले तुमको भगाएगा 100 मीटर, चल भाई भाग यहाँ पे, भाग मिल्खा भाग की तरह पूरा का पूरा, तो 16 सेकंड में आपको ये पार करना है, ठीक है। और 16 सेकंड में अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका होता है 1600 मीटर का। अब ये 1600 मीटर या तो एक सिंगल ट्रैक मिलेगा, हालांकि ऐसा नहीं होता, जनरली 400 मीटर के 4 राउंड आपसे लगवाए जाते हैं। इसलिए आप कहीं पर फिजिकल की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी तैयारी करते हो तो वो भी आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं, 400 के 4 चक्कर, ठीक है। और उसको लगाना होता है 6.5 मिनट के अंदर में। अक्सर लोगों की जो टाइमिंग आती है 7.5-8 मिनट तक की आती है, तो इसके लिए तैयारी करने के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त आपको चाहिए होता है, ठीक है। 2 महीने पहले ही आप इसकी तैयारी शुरू कर दो तो शायद अपने टाइमिंग को आप 6.5 मिनट में लेकर आ पाओगे, क्योंकि इस पूरे फिजिकल में अगर सबसे ज़्यादा टफ है तो यही है, ठीक है। गोला हर कोई फेंक पाता है, हाई जंप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है मेरे भाई, ये नहीं हो पाता है। 1.6 किलोमीटर का रेस 6.5 मिनट में नहीं हो पाता है। कई बच्चों की तो मैंने ऐसी भी देखी है जो हमारे इंस्टीट्यूट में थे, 5.5 मिनट की टाइमिंग आ रही थी, लेकिन वहां जाने के बाद मेरे भाई हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो जिस दिन आपका फिजिकल हो उस दिन बढ़िया से थोड़ा बनाना शेक पी के जाओ, अपने पास ग्लूकोज रखो, रेडबुल की बोतल रखो, ठीक है। और फालतू का नशा मत लो। कई लोग यहाँ इंजेक्शंस लेके जाते हैं, नशा लेके जाते हैं, तो उनको वहीं से डिबार कर दिया जाता है, ठीक है। अलग ही तरह का नशा लेंगे, भागने के लिए अपने आप को सुन करके जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। शायद हो सके तो एसएससी आपको हमेशा फ्यूचर के लिए भी डिबार कर सकती है, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे फिजिकली प्रिपेयर करो, ना कि नशीले पदार्थ के आधार पर अपने आप को यहाँ प्रिपेयर करो उस दिन के लिए, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, वो आता है इसका मेडिकल टेस्ट मेरे भाई। मेडिकल में थोड़ा सा आपको चंद बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो यहाँ भी और सीजल में एक्साइज इंस्पेक्टर में भी आपको दोनों जगह भगा दिया जाएगा, ठीक है। जो आई विजन होना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए, सारी बातें हमने आपको लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आई साइड जो होगा वो 6/6 होगा करके, ठीक है। उसके बाद ये नॉकनीज जो है, ये नॉकनीज नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट नॉकनीज क्या होता है, नॉकनीज का मतलब दोनों घुटना सटा हुआ। उससे क्या होता है कि जब आप भागते हो ना तो आप खुद में गिर जाते हो, ठीक है। तो पुलिस की नौकरी हो गई, आर्मी की नौकरी हो गई, उसमें ये नॉकनीज वालों को पहले बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। एक थोड़ा सा नया यहाँ पर केस बड़ा जाहिर है और वो है हमारा टैटू के बारे में।
कि टैटू की कहानी क्या है। तो टैटू का पूरा हमने आपको दे रखा है कि टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड। पहले टैटू को परमिट नहीं किया जाता था, लेकिन अब आपका टैटू जो है वो मेरे भाई परमिटेड है। ठीक है, और वो भी पर्टिकुलर किसी किसी सेक्शंस को लेके। मेरा मानना तो ये है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी जब तक नहीं लगती है, तब तक आप अपने बॉडी बॉडी पे कोई टैटू नहीं करवाएं तो बेहतर है। ठीक है, जिंदगी में कुछ हासिल करना सबसे बड़ी बात है, और शो ऑफ तो बाद में हम करते रहेंगे यार। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को जॉन सीना और बाकी चीज़ें मेरे भाई नहीं बननी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर कुछ है तो बड़ा सिंपल सा जो है अपना रखना है, ताकि वो परमिट हो पाए। ठीक है ना। चलिए, अब आपने मान लीजिए कट ऑफ आपका हो गया, आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लिए। तो भाई कोई भी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें तो हमें मोटिवेट करें जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, वो मोटिवेशन हमारा क्या है, क्यों हम दिल्ली पुलिस की ही नौकरी करें, क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अक्सर मन में आप लोगों का रहता है कि सर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलते हैं सीपीओ में, सभी पोस्ट में क्या क्या फ़ायदे हैं, पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, गाड़ी वाड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है, बंगला मिलता है कि नहीं मिलता है, सारी बातें के करके। सबसे पहला पॉइंट पढ़िए आपको 4200 ग्रेड पे। सीजल में आपका जो है सबसे पहला ग्रेड पे 4800 है, जो डबल ए का पोस्ट है। इनकम टैक्स और बाकी चीज़ें 4600 ग्रेड पे है, 7th पे कमीशन के बाद। और उसके बाद आपका जो सीपीओ है वो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, जहाँ पर आपकी सैलरी जो है 40,000 से लेकर 70,000 के बीच में मेरे भाई होती है। वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा शहर है, कैसा है, और आपका कहाँ पोस्टिंग आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको डियरेंस अलाउंस मिलता है। डियरेंस अलाउंस का मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता। कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि चीनी बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया और सरकार आपको उतना ही सैलरी दे रही है। ये ऐसा नहीं होता मेरे भाई। सरकारी नौकरी में प्रमोशन जो होता है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर होता है। मतलब ये सैलरी का प्रमोशन है और पोस्ट का प्रमोशन जो होता है वो अलग होता है। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका डियरेंस अलाउंस आपको मिलता है, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। नेक्स्ट होता है मेरे भाई एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। अब ये भी अलग अलग होता है, डिपेंड करता है किस तरह की सिटी है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल एक बिहार का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है या कोई छोटा सा एरिया है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, तो आपको उसको एक्स में माना जाएगा और उसका जो रहता है वो 8% के करीब में रहता है, सॉरी जेड में। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि वहीं थोड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, तो आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो मेट्रो वाले सिटीज़ होते हैं तो वहाँ पर किराया ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वहाँ पर कोई भाई अपने आप को कैसे सर्वाइव करे, तो उसके लिए सरकार खुद बोलती है कि शहर महंगा है तो तुम्हें किराया भी हम ज़्यादा देंगे बाकी लोगों की तुलना में। ठीक है, उसके बाद सीपीओ में ट्रांसपोर्टेशन का भी अलाउंस आपको मिलता है। अगर आप कहीं आते हैं जाते हैं तो पेट्रोल वेट्रोल का जो पैसा है वो भी आपको सरकार देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो एजुकेशन अलाउंस भी आपको बच्चों के लिए मिलता है। पढ़ाने लिखाने के लिए बच्चों के लिए भी जो है वो सरकार पूरा अपने तरफ से जिम्मा उठाती है और इसका खर्चा भी वहीं देती है। इसमें बड़ी अच्छी एक बात होती है कि पेंशन बड़ा शानदार है और रिटायरमेंट भी बड़ी अच्छी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ टाइम को प्लान कर सकते हैं। आप अपने बीमा हो गए और बाकी चीज़ें हो गई सब उस अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। तो पेंशन के समय एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक और बात होती है कि आपको पेड लीव मिलता है, जिसको एलटीसी भी कहते हैं। मतलब अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो सरकार उसका भी पैसा देती है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसका भी आने जाने का पूरा पैसा सरकार बियर अप करती है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि जितने भी यूनिफॉर्म पोस्ट वाले होते हैं तो साल में 2 बार आपको जो है उसका पैसा दिया जाता है, एक गर्मी के कपड़े का और एक सर्दी के कपड़े का। गर्मी के कपड़े का कपड़ा और जूता वूता मिला के 10-12 हज़ार के करीब में वो पेमेंट आता है, और उसके बाद ठंडी का मेरे भाई वो अलग पेमेंट आता है। अब चाहे आप उसका ड्रेस बनवाओ ना बनवाओ वो आपकी इच्छा है, लेकिन सरकार इसको 2 बार साल में पैसे ज़रूर देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई पावर के बारे में। तो पावर देखिए जनरली इसमें डीपीएसआई के पोस्ट में ही ज़्यादा होता है। बड़ी पावरफुल पोस्ट है, बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है मेरे भाई। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है कि वेरी पावरफुल जॉब। रीज़न हम आपको बताते हैं। आप जो दिल्ली पुलिस आती है वो मेरे भाई सेंटर में आती है। बाकी सभी बाकी सभी जो पुलिस हो गया ना वो सरकार सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है। जैसे बिहार पुलिस का जो है वो यहाँ पर बिहार सरकार के अंदर में, हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार के अंदर में है। लेकिन दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अंदर में, वो केजरीवाल के अंदर में नहीं है। वो आपको एक तरीके से जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जो भी है, तो उसके अधीन में ये काम कर रही होती है। तो इसका पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कई ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेट में भी जाते हैं, तो वहाँ पर अगर एक नॉर्मल थाने का आपका ऐसा ही है और दिल्ली पुलिस का ऐसा ही है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि सीधा सेंटर के द्वारा भेजा गया होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब आप जिस पोस्ट पे ज्वाइन होते हैं तो वो आईओ, मतलब आप सीधा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप रह सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये थोड़ा अच्छा रहता है कि कोई भी केस आपका होगा तो आप वहीं से इन्वेस्टिगेशन आपकी शुरू हो जाती है। क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है यहाँ पे, तो यहाँ के केसेस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे साइबर क्राइम हो गया या फिर एक्सटॉर्शंस हो गया, बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा से बड़ा केस भी आपको मिलता है, तो उससे आपका नॉलेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। कई ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉरेन तक भी जाना होता है, और वो सारा जो है वो सरकार देख रेख कर रही होती है। दिल्ली पुलिस की एक और अच्छी बात हो जाती है कि वो बाकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन में करके रखती है। और सबसे अच्छी बात एक और होती है यहाँ पर कि इनका कोलैबोरेशन आपका एनआईए के साथ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आईबी के साथ और बाकी सभी के साथ जो है वो रहता है कि इनके टच में ये रहते हैं, तो इनसे इन्फॉर्मेशन और लीड इनको मिलते रहते हैं। लेकिन बाकी स्टेट की पुलिस थोड़ा यहाँ पर पीछे हो जाती है, वो अपने थाने के बाहर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत पर्क्स मिल रहे होते हैं।
ठीक है, कई लोग यहाँ से मतलब अच्छा काम करोगे तो आगे चल के रॉ में जाने की भी संभावना होती है। रॉ क्योंकि एक ऐसी एजेंसी है जो हर जगह से लोग वहाँ उठाए जाते हैं, कभी आर्मी से भी हो गया, पुलिस से भी हो गया और अलग-अलग सेक्टर से भी हो गया। ठीक है? इनका संबंध बड़ा अच्छा बनता है, जैसे आपका नेता हो गया, मंत्री हो गया, फ़िल्म स्टार हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर आपके रिलेशंस बड़े अच्छे बन जाते हैं। ठीक है? अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं, तो बड़े से बड़े मंत्री, क्योंकि आप देखते हैं सांसद भी यहीं है, राष्ट्रपति भवन भी यहीं है, तो अगर आपका राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी लगाया जाए या संसद में लगाया जाए और भी जगह लगाया जाए, तो संबंध बड़े गहरे बनते हैं मेरे भाई। ठीक है? ये आगे चल के आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन वही बात है, जहाँ पैसा ज़्यादा है, जहाँ रुतबा ज़्यादा है, तो वहाँ काम भी ज़्यादा है। और काम ऐसा है कि कई-कई बार तो ऐसा होगा कि आपको 2-2 रात तक लगातार ड्यूटी लगा दी गई है। पता चला कहीं पर मर्डर हुआ, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तब तक दूसरे जगह पे चोरी हो गई, आप वहाँ जा रहे हो। ठीक है? तो ये मेरे भाई थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है। आने-जाने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। जब ऊपर से फ़ोन आ गया, प्रेशर आ गया, तब आपको थाना तुरंत ही भागना होगा, वो वाली बात हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसकी पोस्टिंग लाइफ़ टाइम आपको दिल्ली मिलती है और आपको दिल्ली से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? आपको ये नहीं कि यूपी भेज दिया जाएगा, बिहार भेज दिया जाएगा, जाओ 1 महीना गुज़ार के आओ, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको लाइफ़ टाइम जो पोस्टिंग मिलेगी, वो दिल्ली में मिलेगी। ठीक है? नेक्स्ट जो लास्ट होगा मेरे भाई यहाँ पर वो ये होता है कि आपका हाँ, प्रमोशन की बात करें तो बड़ा अच्छा प्रमोशन रहता है, टाइमली प्रमोशन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक टाइम पर प्रमोशन होते-होते एक अच्छे लेवल पे आप पहुँच भी जाते हैं और एक अच्छी ग्रेड पे भी आपकी हो जाती है। ठीक है? तो ये बड़ा शानदार पोस्ट होता है आपका दिल्ली पुलिस का, इसीलिए इसकी कटअप भी बहुत ज़्यादा जाती है। अब आपने कहा कि सर सीपीयू की हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें? किस तरीके से इसके बारे में हम पढ़ें और क्या पढ़ें? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने खुद सीपीयू का पेपर निकाला हुआ है और हमने उसको छोड़ा भी है। ठीक है? हमारा जो सिलेक्शन है वो सीजीएल में एक्साइज़ इंस्पेक्टर पे हुआ, सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 114 भी आया हमारा। आज हमारे काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन ऑल ओवर दिल्ली में जो अलग-अलग थाने में मौजूद हैं। इनफैक्ट आपके प्रशांत सर खुद दिल्ली पुलिस एसआई में 1 साल की सर्विस कर चुके हैं, ठीक है? और राइट नाउ वो भी अभी लीव लेके पढ़ाते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर तो इसको क्रैक करना बड़ा आसान है। चंद सिलेबस का पार्ट है, उसको आप अच्छे तरीके से मेरे भाई कंप्लीट करो, दैट्स इनफ। उसके ठीक है? उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी होगी और कहीं एक कसर पर भी जो है आपको नहीं छोड़ा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, आप सैटिस्फाई हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मन लगाकर तैयारी करिए। मेरी पूरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं और हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएँगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएँगे। बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, बाकी आपका बड़ा भाई आपके लिए खड़ा है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।